तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यू जो है एसएससी जीडी की PYQ कर रहे हैं और जो श्रृंखलाओं हम देख रहे हैं, इस बार हमने देखा क्या है कि कला एवं संस्कृति का पहला भाग आपके पास पहुँच चुका है। ठीक है, और ये पार्ट होगा क्या, दूसरा। तो आर्ट एंड कल्चर में जितने भी सवाल आए हुए हैं उसका एक बेहतर कंटेंट आपके सामने मिल रहा है, जो कि 2013 से लेकर 2024 के बीच में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। द्रविड़ मतलब हो गया दक्षिण भारत, ऐसे आप समझे, दक्षिण भारत। कौन सा होगा, कोणार्क, बोधगया, अक्षरधाम या हम्पी। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है तो द्रविड़ मतलब ये होगा क्या, हम्पी का मंदिर होगा, क्योंकि हम्पी का जो मंदिर है, हम्पी जो मंदिर है या जो स्मारक है, अवशेष जो है, ठीक है, ये है कहाँ पे, ये है तो कर्नाटक में। कहाँ पे ये है कर्नाटक में है। ठीक है, और जो हम्पी का मंदिर है, हम्पी का जो मंदिर है, ये यूनेस्को की सूची में, ध्यान रखना कि यूनेस्को की सूची में ये कब शामिल हुआ, तो ये हुआ था शामिल 1986 में शामिल हो गया। ठीक है, 1986 में शामिल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हम्पी जो मंदिर है, कर्नाटक में ही एक और मंदिर है, उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ये यहीं पे है। विरूपाक्ष मंदिर भी कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक में एक चीज़ और देखेंगे आप कि कर्नाटक में आपको मिलेगा एक, जैसे कहते हैं पट्टदकल जो आपका स्मारक है, पट्टदकल जो स्मारक है, ये कहीं ना कहीं 1987 में ये कहाँ शामिल हो गया था, यूनेस्को की सूची में ये क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, पट्टदकल स्मारक। बाकी हम्पी का जो मंदिर है ये हमें पता ही है कि ये 50 रुपये जो नोट है, 50 रुपये नोट के पीछे अंकित है। ठीक है, पीछे ये अंकित है, यानी कि छपा हुआ है ये। ठीक है, छपा हुआ है। बाकी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो इसे कोणार्क का जो आपका सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, ठीक है, ये भी यूनेस्को की सूची में क्या है, आपका शामिल किया गया है। ये शायद 1984 के आसपास में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को सूची में। लेकिन ये देखेंगे तो ये 10 रुपये नोट के पीछे है। ये कितने रुपए नोट के पीछे है, तो जो हमारा भारतीय नोट है 10 रुपये नोट के पीछे छपा हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्लैक पैगोडा कहते हैं। एक इसका अन्य नाम है। इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था, फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, और भारत का पहला ये मंदिर होगा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। भारत का पहला अगर मंदिर पूछेगा तो बताएंगे कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित तो होने वाला। बाकी अक्षरधाम जो मंदिर है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो भारत में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, तो वो अक्षरधाम है। ठीक है, कौन सा, अक्षरधाम है। बाकी बोधगया तो बिहार में हम सभी को पता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर से जुड़ा हुआ है, मेरठ, उज्जैन, मथुरा या बनारस। ठीक है, तो ये तो जुड़ा हुआ किससे, ये तो जुड़ा है आपसे उज्जैन से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, उज्जैन से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो हर्षवर्धन के समय जो अंतिम देखेंगे, मतलब बड़ा एक शासक था, सम्राट था, वो हर्षवर्धन ही था अंतिम समय में, हिंदू सम्राट। तो अब देखो कि यहाँ पे जो, क्योंकि उसने ही क्या किया था, कुंभ मेले की लगभग शुरुआत की थी, उज्जैन से शुरू किया था। ठीक है, प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज में हालांकि देखेंगे लगता भी है, तो 4 जगहों पे लगता है आपका कुंभ मेला। तो एक तो उज्जैन हो गया, फिर 4 अन्य कौन से हैं। ठीक है, अगर 4 की हम बात करते हैं तो देखिए, एक आपका शहर कौन सा है, तो एक हो जाएगा
हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार यानी कि यूके। दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, तो उज्जैन यानी कि एमपी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा क्या, नासिक, ठीक है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका प्रयागराज यानी कि यूपी, ठीक है। अब ये अलग अलग आपकी क्या है, नदियाँ भी हैं, ठीक है। जैसे हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे आपको क्या लगता है, कुंभ मेला लगेगा, ठीक है। उज्जैन में नदी कौन सी होगी, तो क्षिप्रा नदी होगी, ठीक है। और क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की क्या है, सहायक है। किसकी है, चंबल की ये सहायक है, ठीक है। किसकी है, चंबल, चंबल की ये सहायक नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है ये। नासिक में देखेंगे तो ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है, गोदावरी नदी के किनारे लगेगा। और प्रयागराज में देखेंगे तो ये हालांकि त्रिवेणी संगम पे लगता है, ठीक है। कहाँ पे, तो ये गंगा भी इसमें होगा, ठीक है, यमुना भी, ठीक है, और सरस्वती भी, सरस्वती भी। तो इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, तीनों नदियों को मिला के कहते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि तीनों में से कोई एक नदी दिया होगा तो गंगा लगाना ज़्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि गंगा की सहायक है यमुना। अब देखो जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला लग रहा है, हालांकि कुंभ नहीं लग रहा है, महाकुंभ, ठीक है, पहले कुंभ कहते थे। तो महाकुंभ मेला प्रयागराज में भाई लग रहा है कब, 2025 ये लग रहा है महाकुंभ मेला। और महाकुंभ जो मेला है ये हमें पता है कि प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, 12वें वर्ष लगता है, ठीक है। और सभी कुंभ मेलों में सबसे बड़ा कुंभ कौन सा है, तो प्रयागराज का ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा कुंभ है इन चारों में, ठीक है। अगर इन देखा जाए चार देखा, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो प्रयागराज। अच्छा 2025 में जो महाकुंभ लगने वाला है आपका प्रयागराज में, इसका अपना क्या आदर्श वाक्य है, या कह सकते हैं इसका क्या है, एक अपना नारा है, ठीक है। अपना क्या है, एक अपना नारा है, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है, क्या क्या है आपका है, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये बनेगा आपसे कि किस ग्रह की स्थिति को जानकर कुंभ लगता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बृहस्पति ग्रह की स्थिति के अनुसार महाकुंभ का क्या होता है, आयोजन होता है। कहोगे क्यों, वो इसलिए होता है क्योंकि बृहस्पति जो है वो सूर्य का जो चक्कर है वो एक टाइम 12 वर्ष में लगाती है, ठीक है। तो बृहस्पति जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाती है एक बार, ठीक है ना, एक राउंड पूरा करती है। तो इसीलिए जो महाकुंभ मेला है वो जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति को जानकर ही लगाया जाता है, देखकर ही लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखेंगे कि ये 4 जगह हैं, अलग अलग नदियां हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है, कटास राज पंचतीर्थ वरुण देव मंदिर या हिंगलाज माता मंदिर, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है पंच तीर्थ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में क्या है, एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। हिंदू मंदिर है लेकिन उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। जैसे हमारे भारत में भी क्या है, आपने पढ़ा होगा, खासकर आर्टिकल 49 पढ़ा होगा, ठीक है। तो 49 में लिखा है कि राष्ट्रीय स्मारकों की क्या सुरक्षा, ठीक है। जैसे हमारे भारत में देखेंगे ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, आगरा फोर्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय धरोहर ही है, मतलब राष्ट्र के क्या है, धरोहर है। धरोहर मतलब क्या है, संपत्ति, ठीक है। अब देखिए मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, गोपुरम, मंडपम या प्रदक्षिणा या गर्भगृह।
ये होता है क्या, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह क्या होता है, तो ये कहेंगे कि मंदिर का वह भाग, मंदिर का वह भाग जहां मूर्ति, ठीक है, जहां मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, तो मंदिर का वह भाग जहाँ पे क्या होती है, मूर्ति स्थापित होती है, बीचों बीच वाला भाग, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मंदिर बनना, कहते हैं मंदिर निर्माण शैली कब से शुरू हो गई थी, किस काल से हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मंदिर निर्माण शैली जो है किस काल से शुरू हुआ था, तो गुप्त काल से। गुप्त काल से क्या हो गया, शुरू हो गया था। ठीक है, गुप्त काल से शुरू हो गया था। ठीक है, तो वैसे मंदिर निर्माण शैली 3 ही हैं आपकी, फेमस है। जैसे आप देखोगे नागर शैली, ठीक है, कौन सा है, नागर शैली। ठीक है, फिर आपका कौन है, वेसर शैली, और फिर है कौन सा आपका, द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली। तो जो आपका नागर शैली है, ये मंदिर कहाँ पे होगा, ये होते हैं आपके उत्तर भारत में। वेसर शैली कहाँ पे होते हैं, ये है मध्य भारत में। और द्रविड़ शैली कहाँ होते हैं, तो दक्षिण भारत में बने होते हैं। ठीक है, तो नागर शैली की विशेषता है कि इसमें क्या होता है, शिखर होता है। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर होते हैं। ठीक है, ये, और जो दक्षिण भारत वाले हैं ये क्या है, पिरामिड नुमा होते हैं, पिरामिड नुमा होते हैं। और ये दोनों का, जो वेसर वाला है, ये दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मंडपम जानते ही हैं, मंदिर का बाहर का भाग जो क्या होता है, बरामदे नुमा होता है, जहाँ पे कार्यक्रम किया जा सकता है। ठीक है, वो होता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है सही नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, सही नहीं है। इसके लोकप्रिय नृत्य को गोटी पुआ कहा जाता है। गणेश चतुर्थी इसका मुख्य त्यौहार है। इस लोक रंगमंच को तमाशा कहा जाता है। इसकी पारंपरिक साड़ी को पैठानी साड़ी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो ठीक है, ये भी क्योंकि पैठाड़ी साड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही है, तमाशा महाराष्ट्र का ही है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा कि इस लोक प्रिय नृत्य को गोटी पुआ कहा जाता है। नहीं, देखो गोटी पुआ क्या है, जो आपका ओडिसी नृत्य है ना, उसी का ये पूर्ववर्ती रूप है। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य है ना आपका ओडिसी नृत्य का क्या है, पूर्ववर्ती रूप है, पूर्ववर्ती रूप है। पूर्ववर्ती रूप का मतलब ये हो गया कि जो ओडिसी नृत्य है उसको पहले क्या कहा जाता था, गोटी पुआ कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसका संबंध कहीं नहीं लग रहा है, महाराष्ट्र से कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो गणेश जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी इसका मुख्य त्यौहार ये है, तो ये कुल मिला के ये 10 दिनों का होता है। गणेश चतुर्थी कितने दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 10 दिनों का होता है। उसके अलावा साड़ियों की बात चल रही है, तो अगर साड़ी 1 2 3 देख ले कौन कहाँ का है, तो एक आएगा आपका पटोला। अगर पूछता है कि पटोला साड़ी किस राज्य का है, तो ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का फेमस है। एक चंदेरी साड़ी अगर पूछता है, चंदेरी साड़ी ये कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कांचा सिल्क साड़ी अगर पूछता है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें को आपको ध्यान रखिएगा। एक इकत साड़ी होती है जो फेमस है तेलंगाना का। देखिए, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये कहाँ का है, नागालैंड का है, नागालैंड का है। क्योंकि जो हॉर्नबिल त्यौहार है इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। इसे कहते हैं त्योहारों का, क्या कहते हैं, त्यौहार कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार कहते हैं।
ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए, नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस पे मनाते हैं ये त्यौहार, ठीक है, स्थापना दिवस पर। कब से कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक ये चलता है, ठीक है। इसकी स्थापना, वैसे नागालैंड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, ठीक है, 63 को हुई थी। तो ये इसलिए मनाते हैं ताकि राज्य में जो संस्कृति है, जो कल्चर है वो बढ़ावा मिले, जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिले, इसलिए मनाते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ध्यान रखना। हॉर्नबिल हालांकि एक पक्षी है, हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल एक पक्षी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नागालैंड में ये होता है, ठीक है। अगला है मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। फ्रीडा, गुल मकई, द सोशल नेटवर्क, द एविएटर। तो जो मलाला यूसुफजई हैं इनकी जीवनी पर एक फिल्म बनी है, उसका नाम है गुल मकई, ठीक है, गुल मकई। अब जो देखो मलाला जो यूसुफजई हैं ये कौन है। मलाला यूसुफजई की अगर बात करें तो ये एक पाकिस्तानी ठीक है समाज सेवी हैं, ये समाज सेवी हैं, ठीक है। अब जो मलाला यूसुफजई हैं इनको 2014 में, ठीक है, 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, ठीक है, क्या मिला था, शांति का। 17 साल की उम्र में, थोड़ा इसमें बढ़ा दें, 17 साल की उम्र में कैलाश सत्यार्थी के साथ, ये भारतीय हैं, कैलाश सत्यार्थी, ये कौन है, तो ये भारत के समाज सेवी हैं, ये है भारतीय, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब, 2014 में मिला था, 17 साल की उम्र में। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो फिर बताएंगे वो हो जाएंगे कौन, मलाला यूसुफजई हो जाएंगी। कहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं। और 12 जुलाई को, ठीक है, कब, तो 12 जुलाई को, ठीक है, मलाला यूसुफजई दिवस भी मनाते हैं, या ऐसे एकदम मलाला दिवस भी मनाते हैं इस दिन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखिएगा। तो इनकी जीवनी पे कौन सी मूवी बनी है, गुल मकई, ठीक है। हालांकि अब तो ये पाकिस्तान की इन्होंने नागरिकता छोड़ दी है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। देखो ये 2019 का है, ठीक है ना, इसलिए उस समय कम ही थे, उस समय 6 ही थे, अब तो बढ़ के 9 हो गए हैं। मराठी, उड़िया, पाली या हिंदी। तो अगर देखा जाएगा उस समय की बात करेंगे, उस समय केवल क्या था, उस समय उड़िया थी। कौन थी, उड़िया थी। 6 हुए हैं ना, तो 6 में देखेंगे तो एक तो आपको कौन सा है, एक तो कौन सी है, तमिल, ये तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। फिर देखेंगे आपका है तेलुगु, फिर है उड़िया, फिर कौन सा आपका है, कन्नड़। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एक आपका आ जाएगा इसमें तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, संस्कृत और मलयालम। तो ये पहले 6 थे, ये पहले क्या थे, पहले 6 थे। तो 19 की बात है तो उस समय उड़िया इसमें सही था, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, बढ़ चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अभी इसमें बढ़ गए हैं 7 8 9। देखो इसमें बढ़ने की बात करेंगे तो बढ़ा कौन कौन सा है, एक आपको देखेंगे इसमें पाली बड़ी है, फिर इसमें क्या है, प्राकृत है, ठीक है, और मराठी है। कौन सी है, मराठी, ठीक है। और एक और भी बड़ी है बांग्ला, ठीक है, बांग्ला मतलब जो आपका
पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, ठीक है, बंगला। तो ये आपके क्या हो गए, ये भी क्या है आपके शास्त्रीय भाषाएं ही हैं, ठीक है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो वो है तमिल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? देव आनंद को, राजेश खन्ना को, दादा साहब फाल्के या अमिताभ बच्चन को? तो ये हैं दादा साहब फाल्के। कौन है? दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के को ध्यान रखेंगे कि ये 1969 में, ठीक है ना, इन्हीं के नाम से एक क्या हुआ था, पुरस्कार शुरू हुआ था, ठीक है। इन्हीं के नाम से क्या हुआ था, पुरस्कार शुरू हुआ था, जिसका नाम था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो इनको ध्यान में, दादा साहब फाल्के, इनको जनक मानते हैं भारतीय फिल्म उद्योग के। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? मतलब सही जोड़ा है इसमें। पंजाब मोहिनीअट्टम, नहीं ये तो नहीं है। उत्तर प्रदेश कथक, हाँ ये क्या है, सही है। तमिलनाडु ओडिसी, नहीं। असम कथकली, नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजिरा के वादक के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष, पुदुकोट्टई, दक्षिण मूर्ति पिल्लई, वी राजा राव, किशन महाराज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, कंजिरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। ये है कौन, ये। और बाकी पन्नालाल घोष की बात करेंगे तो ये तो क्या बजाते हैं, ये तो बांसुरी वादक है, ये क्या है, बांसुरी वादक हैं। किशन महाराज की बात करेंगे तो ये तबला वादक हैं, बनारस घराने के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंजिरा एक वाद्य यंत्र है दक्षिण भारत का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का ये प्रसिद्ध एक लोक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या है, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक है? अब कह रहा है सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से क्या है, ये एक है। तो नाम कौन सा आ जाएगा इसमें? रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, अरलामेल वल्ली। तो इसमें नाम आ जाएगा कौन सा, तो सोनल मानसिंह। तो जो सोनल मानसिंह है, इनका संबंध जो रहा है वो रहा है ओडिसी नृत्य से ज़्यादा रहा है। बाकी करने के लिए भरतनाट्यम भी करती हैं। बाकी ये तीन नाम जो जुड़ेगा, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल और अरलामेल वल्ली, ये तीनों का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से, ठीक है। सोनल मानसिंह। कृष्णराव पंडित राजा भैया पुंछुवाले का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना। तो इनका संबंध किससे होना चाहिए? तो देखेंगे यहाँ पे कृष्णराव पंडित राजा भैया पुंछुवाले, तो इनका संबंध है आपका ग्वालियर घराने से। किस घराने से है? ग्वालियर मतलब MP। इनका संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आगरा घराना है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं रंगीला घराना। इसे कहते हैं क्या है? रंगीला घराना। ये इसका उपनाम है, ठीक है, उपनाम है। लखनऊ घराने को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूरब घराना, ठीक है, पूरब घराना भी कहते हैं, ठीक है। जयपुर अतरौली घराना, ठीक है, हालांकि अतरौली तो UP में है। और देखिएगा, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, मार्च में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी में। हालांकि सभी को पता है कि ये कब है, जनवरी में मनाया जाता है। और लोहड़ी फेमस कहाँ का है? तो पंजाब का एक फेमस उत्सव है जो कि फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है आपका? अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। जाकिर हुसैन, अमजद अली खां, रानी कर्णा, सुकन्या, राम गोपाल। ठीक है, तो अब एक ही नाम इसमें आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा शास्त्रीय नृत्य से पूछा है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि जाकिर हुसैन जो है ये तो भाई तबला वादक है, फेमस नहीं है, ये क्या है? तबला वादक है। अमजद अली खां की बात करें तो ये सरोद वादक है, ये सरोद वादक है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रानी कर्णा। ये क्या है? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य से संबंध इनका है।
अगला है कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? ठीक है, सत्रिया, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो आपने जब थ्योरी पढ़ा था उसमें मैंने बताया था मोहिनी अट्टम जो है ये विष्णु के स्त्री रूप को दर्शाता है। होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह डैश जैसे मनाया जाता है, अश्विन, कार्तिक, चैत या फागुन। तो ये सभी को पता कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फागुन माह में, क्योंकि अगर आप देखेंगे फागुन जो होगा वो हिंदी कैलेंडर यानी हिंदू माह का अंतिम है ना, ये अंतिम क्या है? अंतिम हिंदू माह है। ठीक है, जो चैत है ये प्रथम है, ये क्या है? प्रथम माह है। तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? चैत है। ठीक है, फिर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो अब महावीर जयंती डैश डैश ये महीने मनाई जाती है, अगस्त सितंबर में, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, मई जून में। तो देखिए जब बात करेंगे ये कब मनाई जाएगी, तो ये मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। ठीक है, महावीर जयंती। महावीर मतलब ये जो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनकी जयंती की बात चल रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जैन धर्म का, जैन धर्म का वास्तविक, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वास्तविक संस्थापक। लेकिन जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो वो है कौन से? ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, जबकि वास्तविक कौन है? वास्तविक हैं महावीर स्वामी। ठीक है, और संस्थापक कौन आएंगे? तो आदिनाथ यानी ऋषभदेव आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है महावीर जयंती। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है? छड़ी नृत्य, कोल, त्रालू, घोड़े, मोरनी, थेयम या कोली, इनमें से किसे हम लोग? अब देखो क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम आप जान पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ देखो थेयम जो है ये तो केरल का था, नहीं था, लोक नृत्य था। ठीक है, कोली की बात करें तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य था ये। ठीक है, तो जो छड़ी नृत्य है उसे कहते हैं कोल त्रालू। या ओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश डैश दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 5 दिन। ठीक है, ये मणिपुर का है या ओशांग। तो या ओशांग जो है ये कितने दिनों का होता है? तो क्या 5 दिन का होता है, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन? तो ये आपका क्या है? 5 दिनों का त्यौहार है मणिपुरी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य संबंधित है? विदुषी के एस जयलक्ष्मी या महबूत सुभानी, सुचित्रा इला या गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, छऊ, छऊ क्या है? एक आप कहने लोक नृत्य होगा जो कि बहुत ही फेमस है, कहाँ का? झारखंड वाले हिस्से का। ठीक है, तो ये देखिए इसमें नाम कौन सा जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा गोपाल प्रसाद दुबे। हालांकि इसी के लिए इनको 2012 में आपको पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, इनको 2012 में क्या मिला था? तो पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। ठीक है, 2012 में। तो छऊ ध्यान रखना, छऊ जो है ये झारखंड का ये बहुत ही फेमस क्या है? लोक नृत्य है। और इसमें आप देखेंगे, खासकर इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा युद्ध जैसी कलाएं होती हैं नृत्य में, छऊ वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप छत्तीसगढ़ में किया जाता है? राउत, कालबेलिया, भांगड़ा, रौद्र। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा? राउत। ठीक है, राउत। कालबेलिया तो कहाँ का है? राजस्थान का है, कालबेलिया जनजाति ही करती है। भांगड़ा
ये पंजाब का है, ठीक है। रौद्र, हालांकि रौद्र तो क्या है, रौद्र जो है ये क्रोध का स्थायी भाव है, जो आपने रस हम पढ़ते हैं ना उसमें, ठीक है। तो रौत, अच्छा एक रऊफ होता है, रऊफ, ध्यान रखो, अगर रऊफ आ जाए, ठीक है, रऊफ, तो रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य होगा, लोक नृत्य। यहाँ पे लिखा था राउत, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का है, बाकी रऊफ होगा तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला या वाली पहली गायक गायिका हैं? तो जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, एस एस सुब्बुलक्ष्मी या आर डी बर्मन? तो देखो इसमें सही आंसर क्या है, एस एस सुब्बुलक्ष्मी। तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न जो मिला था 1998 में मिला था। और जो एस एस सुब्बुलक्ष्मी है एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार हैं ये, ठीक है। तो इधर से भारत, तो इनको मिला था 1998 में क्या, भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये पहली से संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला था। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखक की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम था? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की शैली का, पाली, सिंधु, ब्राह्मणी या संस्कृत, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे प्राचीन शैली देखा जाता है वो आपका देखा जाता है कौन सा, सिंधु लिपि। कौन सी, सिंधु लिपि देखा जाता है। जो अगर देखेंगे तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, ये दाएं से बाएं ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये लेखन शैली को आपको ध्यान रखना है। बाकी पाली, ठीक है, ब्राह्मणी, ये जो लिपियाँ थी ये कहीं ना कहीं मौर्य काल में चलती थी, यानी अशोक के समय ये लिपियाँ चलती थी, ठीक है। तो ये डाटा आपका हो गया कितना, 25 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। तो आपकी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।